हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JH एग्जाम प्लेक्स में। आज हम लोग सेमेस्टर थर्ड का बॉटनी माइनर का जो लास्ट फैमिली बच गया है, स्टडी ऑफ फैमिली पोएसी, उसको करने वाले हैं। और यहाँ आपका सिलेबस जो है विनोबा यूनिवर्सिटी का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका हम लोग एक मैराथन लाने वाले हैं। जो आपका क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक पूरा डिटेल जो है करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वो पूरा आपका एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन MCQ और बाकी जो क्वेश्चन है दोनों का एक पूरा सेट तैयार करके आपको देंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपका जो लास्ट फैमिली है पोएसी फैमिली, जिसको हम लोग ग्रामिनी फैमिली भी कहते हैं। जितने भी तरह के सीरियल्स हैं, अनाज हैं, वो सारे इस फैमिली में बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग मोनोकॉट फैमिली भी कहते हैं। वो सारा डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इसमें। मैं संतोष कुमार, आपका मेंटोर बायोलॉजी टीचर, मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा ग्रामिनी फैमिली का स्ट्रक्चर, उसका फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सारा आपका ये कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैमिली ग्रामिनी, दैट इज कॉल्ड पोएसी। सो द फैमिली पोएसी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसका जिक्र हम लोग करते हैं। जो फैमिली एपोसाइनेसी, इसके पहले हम लोग किए थे। दो फैमिली आपको अपने माइनर सिलेबस में सेमेस्टर थर्ड का बॉटनी में करना है, जिसमें आपका एपोसाइनेसी था और दूसरा जो है आपका वो पोएसी फैमिली है। सो वी शुड स्टार्ट विथ द फैमिली पोएसी, जो स्टडी ऑफ फैमिली पोएसी, जो कि एक मोनोकॉट फैमिली है। देख रहे हैं, ये मोनोकॉट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको प्लांट के बारे में अगर थोड़ा जानकारी हो, तो हम लोग प्लांट को जनरली जो है आपका दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग मोनोकॉट फैमिली पर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको अगर ध्यान में होगा कि जो प्लांट है यानी प्लांटी, जो प्लांट टैक्सोनॉमी है, तो प्लांट को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्रिप्टोगैम्स, एक को बोलते हैं हम लोग फेनोरोगैम्स। तो ये प्लांट जो है आपका पूरे प्लांट किंगडम को दो भाग में बांटा गया है। थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर। तो ये दो भाग था इसमें आपका, एक क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोगैम्स में हमको जो यहाँ इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करने वाला है वो है फेनेरोगैम्स, क्योंकि यहाँ पर जो आपका था ये मेन इसमें था आपका थैलोफाइटा। अगर आपको याद हो तो आप इसको समझ पा रहे हैं बहुत ही सरल अंदाज में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये they are called cryptogams because they have a hidden reproductive system. ये cryptogams था, cryptos means hidden, they have a hidden reproductive system, they are non flowering plant भी हम लोग बोलते हैं। और ये बहुत ही स्मॉल वुडी ब्रांचेस इसमें था, जिसमें रूट स्टेम डिवाइडेड नहीं था, वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम नहीं था। तो ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का ये वर्ग था। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का ये वर्ग था, जो कि हम लोगों ने इसको क्रिप्टोगैम्स में रखा था, टेरिडोफाइटा। उसके बाद जो है आपका फेनेरोगैम्स, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स थे। इसके दो पार्ट था। एक था आपका जिम्नोस्पर्म, अगर आपको याद हो। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, यानी जिसका नेकेड सीड था वो जिम्नोस्पर्म था, जिम्नोस्पर्म। और दूसरा था सीड बियरिंग प्लांट, सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्लावर, जो एकदम ढका हुआ था, नंगा नहीं था, वो एंजियोस्पर्म था। अब एंजियोस्पर्म के अंदर सीड था, ये सीड बियरिंग प्लांट था। तो हमारा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, सबसे ज्यादा संख्या में यही है। आम है, महुआ है, लीची है, ये सब प्लांट जो हम लोग देखते हैं, आपका मैंगो प्लांट, चाइना रोज का प्लांट, ये सब जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, सीड बियरिंग प्लांट में
एंजियोस्पर्म को फिर दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक ऑन द बेसिस ऑफ द कोटाइलिडॉन्स, यानी उसके बीज पत्री के आधार पर, उसके सीड में जो बीज था उसके आधार पर उसको दो भाग में बांटा गया था। एक था मोनोकॉट और दूसरा था डाइकॉट। जिसमें सिंगल कोटालिडॉन्स था उसको मोनोकॉट बोलते थे, मोनोकोटालिडॉन्स। और जिसमें दो, जैसे चना में दो बीज पत्री है, आपका बीन्स है, पी है, मटर है, तो ये सब प्लांट जो है आपका लेगुमिनस प्लांट जो है ये डाइकॉट प्लांट है। तो डाइकॉट प्लांट में दो बीज पत्री था जिसको हम लोग डाइकोटालिडॉन्स भी बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को दो भाग में बांटा गया, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। हमारा जो पोएसी फैमिली है इसी मोनोकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बिलोंग करता है। और अगर आपको याद हो तो मोनोकॉट में जितने तरह के अनाज थे, यानी सीरियल्स, गेहूं है आपका, उसके बाद आपका चावल है, राइस जिसको हम लोग बोलते हैं, मकई है। अनाज में हम लोग यही ज्यादा खाते हैं, चावल का रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, आपका गेहूं का रोटी खाते हैं, बाजरे का रोटी खाते हैं, मकई का रोटी खाते हैं। तो ज्वार, बाजरा, गेहूं, मकई और जो चावल है, इसका फैमिली जो है वो मोनोकॉट फैमिली पोएसी है। इसको ग्रैमिनी फैमिली भी कहते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोकॉट फैमिली कौन है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जिसमें एक ही बीज पत्री होता है, वैसे फैमिली को हम लोग मोनोकॉट फैमिली कहते हैं। मोनोकॉट फैमिली में ज्यादातर अनाज है, सभी अनाज को उसमें सीरियल्स को रखा गया है जिनको हम लोग यूज करते हैं, इसलिए बहुत ही यूजफुल फैमिली है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग अब देखते हैं। तो आप समझ गए कि मोनोकॉट फैमिली कौन है। तो मोनोकॉट फैमिली वो है जिसके अंदर सारे अनाज को रखा गया है। ग्रैमिनी फैमिली भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोएसी फैमिली, इसको पोएसी फैमिली भी कहते हैं। तो अब इस फैमिली का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या क्या वेजिटेटिव कैरेक्टर है, कैसा फ्लावर है, कैसा इसमें लीफ है, कैसा रूट है, कैसा स्टेम है, वेजिटेटिव पार्ट्स को देखते हुए, इसमें रूट, स्टेम, लीफ को देखते हुए हम लोग इसका फ्लावर को देखेंगे, फ्लावर के सारे पार्ट को देखते हुए इसके फ्लोरल कैरेक्टर को देखेंगे, फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे, और लास्ट में हम लोग इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को करेंगे कि ये फैमिली बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शुगर केन भी मिलता है जिससे हम लोग को चीनी बनाया जाता है। इसमें जो है आपको बहुत सारे फॉडर प्लांट भी मिलते हैं, चारे की फसलें भी मिलती हैं, और जितने तरह की घास आप देखते हैं, ग्रासेस देखते हैं, वो भी इसी फैमिली का एग्जाम्पल है, यानी ग्रैमिनी फैमिली का, मोनोकॉट फैमिली का, पोएसी फैमिली का। तो इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एक एक करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं मोनोकॉट फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो मोनोकॉट फैमिली जो आपका है ये, इसको हम लोग ग्रैमिनी फैमिली भी कहते हैं। जैसा हमने बताया, ग्रैमिनी का मतलब सीरियल्स, यानी अनाज जो हो गया, अनाज, जो भी अनाज हम लोग जाते हैं वो सब अनाज जो है ये ग्रैमिनी फैमिली में आता है। सीरियल्स इसको बोलते हैं। मकई है, झारखंड में बहुत होता है मकई, मकई है आपका। उसके बाद जो है आपका चना है, सॉरी चना मतलब गेहूं है, धान है, मेज, और आपका ओराइजा सटाइवा जो आपका राइस है जिसको हम लोग धान से प्राप्त करते हैं, चावल। तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, मकई हो गया, ये सब कौन सा फैमिली है? मोनोकॉट फैमिली है, मोनोकॉट प्लांट है, और इसलिए इसको मोनोकॉट फैमिली बोलते हैं, जिसमें आपका बिलोंग करता है ये सारे प्लांट। अब इसीलिए इसको कहा गया है फैमिली पोएसी इज अ मोनोकॉट फैमिली ऑल्सो नोन एज ग्रैमिनी फैमिली। तो जब आपको आंसर लिखना है तो आप यही सबसे पहले स्टार्ट कीजिए कि ये मोनोकॉट फैमिली है, इसको हम लोग पोएसी या ग्रैमिनी फैमिली कहते हैं। बहुत सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। आपको यहां पर जो है समझने के लिए जो है हमने आपको यहां पर दिया है कि ये आपका जो है आप समझ पाए। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग बाद में लाएंगे। जैसे ये आप एक गेहूं का प्लांट है जिसको हम लोग बोटेनिकल भाषा में ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं। तो ये ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये व्हीट प्लांट है। उसके बाद ओराइजा सटाइवा है, जैसा हमने आपको कहा था, ये राइस प्लांट है, राइस चावल। ये लंबा लंबा जो है आपका परवल का चावल जो है ये बासमती राइस ये बनाया गया है। ये डायग्राम आपके लिए लाए हैं। ये ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं है, ये व्हीट है, व्हीट प्लांट है जो कुछ इस फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। अनाज राइस है,
आपका इसमें ज्वार, बाजरा, मकई, सोरगम, ये सब सारे आते हैं जो कि इस मोनोकॉट फैमिली में बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। जैसा आपने एपोसाइनेंस में भी देखा था, पोएसी में भी आपको लिखना पड़ेगा, और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वेजिटेटिव कैरेक्टर से। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर इसका क्या क्या है? तो वेजिटेटिव कैरेक्टर मींस वी हैव अ वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर को हम लोग उसी को डील करते हैं जिसको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, यानी रूट, स्टेम एंड लीफ। बेसिक जड़ कैसा है, इसमें पत्तियां कैसी होगी, इसका तना कैसा होगा, ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ये हैबिट मोस्टली। तो हैबिट जो है इसका कहां कहां, ये मोस्टली एनुअल है। बहुत सारा प्लांट है जो एक वर्षीय होते हैं, एक साल में उनको उपजाए, खत्म किए कहानी। चावल जो है वो एक साल में हुआ और खत्म हो गया, एक फसल दिया, एक बार में काट लिए, दी एंड हो गया, समाप्त हो गया, तो उसको एनुअल बोलते हैं। बायएनुअल भी होता है, द्विवर्षीय भी होता है भाई। जैसे बहुत सारा घास है, एक बार काटे दोबारा भी काट करके यूज करते हैं। बहुत सारा प्लांट ऐसा भी जो द्विवार्षीय भी, और बहुत सारा ऐसा भी प्लांट है जो बहुवार्षीय भी है, पेरेनियल भी है। जैसे सुगर केन, गन्ना, 3-4 साल 5 साल हम लोग उसको बढ़िया से पानी सिंचाई देते हैं तो वो चलता है। बम्बू का प्लांट है, उसी से निकलते रहता है। केला का प्लांट है, बहुत सारा ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग देखते हैं कि वो बहुवार्षिक भी है। तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय भी होता है ये, यानी एनुअल, बायएनुअल और पेरेनियल है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो है ये हर्ब्स है, हर्ब्स यानी शाकीय भी होता है, झाड़ी नुमा भी होता है। और सम बम्बूज एंड उडी, बम्बू भी इसी फैमिली में बिलोंग करता है, यानी बांस, बांस जो होता है जिसका हम लोग लाठी बनाते हैं, बांस। तो बैम्बू प्लांट भी मोनोकॉट फैमिली का एग्जाम्पल है, ग्रामिनी फैमिली का है। तो कुछ लकड़ी भी होता है, उडी भी होता है, और बैम्बूज भी होता है, सर हर्ब्स भी होता है, पेरेनियल है, बायएनियल है, और आपका ये एक वर्षीय एनुअल भी होता है। उसके बाद अब आते हैं इसका, ये तो हो गया कि ये तीनों रूप में है, सब में पाया जाता है। साल भर में भी उगाते हैं, 2 साल भी चलता है, 3 साल भी चलता है, 4 साल बहुवर्षीय भी होता है। बहुत सारी फसलों को हम लोग एक बार लगाते हैं तो उससे बार बार प्राप्त करते हैं, यानी गन्ना लगाया तो बहुत बार प्राप्त किया। तो शुगर केन भी इसका एग्जाम्पल है, बम्बू भी इसका एग्जाम्पल है, और गेहूं एक बार में काट लिए तो व्हीट भी है, राइस भी है। इसका जड़ कैसा है? तो जड़ जो है इसका एडवेंटिटियस रूट होता है। आप घास भी इसी में बिलोंग करता है। अगर आप घास की जड़ देखे होंगे तो आप एडवेंटिटियस रूट है, टैप रूट नहीं होता, एडवेंटिटियस रूट होता है, नीचे नहीं जाता है, वहीं से जड़ में जैसे गया आपको वहां से ब्रांच हो गया। आप देखते हैं कि ऐसे आया जड़, और जड़ आने के बाद ऐसे ऐसे फैल गया, ऐसे ऐसे फैल गया ये पूरा। और ये अगर घास को निकालेंगे, मकई को भी निकालेंगे, तो ये एडवेंटिटियस रूट है, एडवेंटिटियस, एडवेंटिटियस रूट इसमें होता है। आपका मेन जो रूट होता है इसमें स्टिल्ट रूट भी होता है। स्टिल्ट रूट मतलब शुगर केन में जैसे किनारे किनारे से ये रहेगा, अभी डायग्राम में हम आपको बता देते हैं। मेज में भी देखते हैं आप रहता है प्रोमिनेंटली, तना को एकदम स्टैंड करने के लिए सीधा इरेक्ट होता है, इसका तना जो होता है खड़ा रहता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए साइड साइड से जो है आपका स्टिल्ट रूट निकलता है, स्तंभकार रूट, स्तंभकार ऐसे ऐसे बनाया रहता है, और स्टिल्ट रूट जो है जड़ में जाकर के फिक्स हो जाता है, जिससे जो है जैसे हम लोग कैसे कोई खंभा गाड़ते हैं तो उसको किनारे से सपोर्ट देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से खड़ा रहे, तो ये किनारे से सपोर्ट देकर के इसका तना को इरेक्ट रखता है, सीधा रखता है। तो स्टिल्ट रूट भी होता है जो शुगर केन और मेज के केस में होता है। इसमें डायग्राम होगा, आप स्टिल्ट रूट का समझ लीजिए, देख लीजिए दूसरे पेज में। इसमें आइए, ये देखिए यहाँ है, ये स्टिल्ट रूट है, ये देखिए स्टिल्ट रूट है। जैसा हमने कहा कि ये तना को सीधा खड़ा करना है, तो शुगर केन के केस में भी रहता है और मेज के केस में भी रहता है। ये स्टिल्ट रूट का एग्जांपल है। स्टिल्ट रूट में क्या है, ये इसको सीधा करने के लिए ये स्तंभकार जड़ें होती है, ये इधर इधर से जो है सपोर्ट करके ये जमीन में चला जाएगा, और ये स्टिल्ट रूट है, ये स्टिल्ट रूट है, STILT, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट इन मेज, मेज में होगा, शुगर केन में होगा, ये इसकी पहचान है। और ये उसी कारण सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जो मकई का तना है, पौधा जो है, या आपका गन्ना का पौधा है, वो सीधा खड़ा रहता है। और अगर जड़ में ठीक से ये जड़ अगर स्टिल्ट रूट ग्रोथ नहीं किया तो लमेट जाएगा, ढह जाएगा,
नीचे की ओर हो जाएगा, इरेक्ट नहीं रह पाएगा, सीधा नहीं रह पाएगा। लेकिन इसको सीधा रखने के लिए इसका नेचर होता है स्टिल्ट रूट इसमें प्रेजेंट होता है, जो इसको फिक्स करके रखता है। तो स्टिल्ट रूट भी होता है, एडवेंटिटियस रूट होता है, घास उसमें एडवेंटिटियस रूट होता है। आप निकालिएगा ऐसे तो सीधे वहां पर जमा रहेगा, गुच्छा गुच्छा जो है निकल जाएगा, तो इसको हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं, या एडवेंटिटियस रूट इसमें होता है। नेक्स्ट जो है आपका कि हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक और क्या देखते हैं, तना की बनावट की अगर बात करें तो तना जो है इसमें हर्बेसियस है। हर्बेसियस है कहने का मतलब है कि ये हर्ब्स प्लांट है, तना बहुत बड़ा पौधा नहीं रहता है कि शुगर केन का एकदम आम के जैसा एकदम पूरा एकदम मोटा ताजा तना हो जाएगा, या आपका पीपल पेड़ के जैसा मोटा जाएगा। हार्बेसियस है जो हर्ब्स की तरह जो है लंबाई रहता है 5 फीट 3 फीट लंबा रहे। उसके बाद जो है हॉलो है, अंदर से जैसे बांस वगैरह का आप देखिएगा तो अंदर से खोखला रहता है, तना जो है हॉलो रहता है, खोखला रहता है बहुत सारा प्लांट का। लेकिन मेज में और शुगर केन में खोखला नहीं होता। मेज और शुगर केन का अंदर से खोखला नहीं होता। खोखला रहेगा तो गन्ना खाइएगा तो कहां से निकलेगा उसमें, तो ये खोखला नहीं रहता है। बैम्बू में होता है, सिलिंड्रिकल है विथ डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड्स आर प्रेजेंट। अगर आप बात कीजिए तो इरेक्ट भी होता है, सीधा भी होता है तना, तो नोड्स एंड इंटर नोड्स आर इसमें प्रेजेंट होता है। ये आपको जरूर समझ में आता होगा, अगर नहीं आता है तो हम इसको यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से आप नोड्स क्या होता है, ये बहुत प्रोमिनेंटली पाया जाता है। आपका शुगर केन में भी पाया जाता है, आपको मेज में भी पाया जाता है, बेम्बू के प्लांट में भी आता है। एक नोड बना, उसके बाद दूसरा नोड के बीच में इंटर नोड है। तो नोड्स एंड इंटर नोड्स आर प्रेजेंट। इसमें जो है आपका डायग्राम को देखिए, चलिए यहां पर ये देखिए, ये आपका ये प्लांट है शुगर केन का। शुगर केन का प्लांट है। देखिए इसमें जो है आपका, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए ये एक नोड्स है, इसके बाद एक यहां पर नोड फिर बना और इसके बीच में इंटर नोड है। तो नोड्स और इंटर नोड्स इसमें पाया जाता है, इसकी तना में होता है। ये बहुत सारे और भी प्लांट में होता है जो आप समझ रहे हैं। तो इसमें हमारा नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होता है, जो कि आप समझ रहे हैं। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें। अगर स्टेम का बात करें, रूट का बात किए तो लिव्स का बात करते हैं। लिव्स कैसा होता है इसमें, यहां डायग्राम है क्या, नहीं यहां नहीं। चलिए लिव्स ऑफ मेज, मेज का लिव्स भी आप देखे होंगे। तो अगर आप डायग्राम, अगर मेज प्लांट का अगर आप याद कर पा रहे हैं तो हम जरा बनाने का प्रयास करते हैं। मकई का ऐसा डायग्राम ऐसे इधर से आता है, ऐसे झूल गया, ये ऐसे पत्ती चला गया, इसका यहाँ पर पतला हो गया, ये यहाँ पर पतला हो गया, ये लिप्स जो है, और इसमें भेन्स ऐसे ये मिडरिब आ जाएगा, और ये जो है इसमें ऐसे ऐसे आपका भेन्स हो जाए। भेन्स एकदम पैरेलल रहेगा, पैरेलल, एक दूसरे का पैरेलल। तो पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल भेन्स आ रहा है, पैरेलल। पैरेलल वेनेशन इसका पहचान है, वेनेशन है, ई होगा, VENETION, वेनेशन, पैरेलल वेनेशन होता है। ये मोनोकोट प्लांट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पैरेलल वेनेशन, यानी पैरेलल ही होता है। आप बनाना में भी देखिए, आप भेन्स जो है वो सीधा सीधा अरेंज रहता है एक दूसरे का, ऐसे पैरेलल अरेंज रहता है। आपका रेटिकुलेट नहीं होता, ब्रांचिंग नहीं होता है उसमें, यहाँ से वहां निकल गया, वहां से निकल गया, जो कि चाइना रोज वगैरह उड़ूल का पौधा में होता है, बहुत सारे लीफ में होता है। लेकिन मोनोकोट प्लांट में, गेहूं में, धान में, मकई में, ये सब प्लांट में जो है आपका पैरेलल वेनेशन होता है। तो लिप्स जो होता है वो सिंपल है, साधारण है, और ये इधर आके पतला हो जाता है, सब चला जाता है। घास में भी आप देखते हैं अल्टरनेट है, हैव लॉन्ग लीनियर ब्लेड, ये लॉन्ग आ गया, लीनियर ब्लेड यहाँ पर आ गया। पैरेलल वेनेशन है इसमें, VENETION है, यहाँ ON पढ़िएगा। लिग्यूल्स पाए जाते हैं इसमें। लिव्स ऑफ मेज का ये अपन डायग्राम यहाँ पर, ये अपने जैसे लिग्यूल्स का मतलब क्या है, जैसे ये आप लिव्स निकला, जैसे ये स्टेम निकला, तो यहां पर भी एक छोटा सा लिप निकले। तो ये जो छोटा सा लिप निकलता है, जैसे यहां से ब्रांचिंग वाला लिप निकला, तो इसका यहां पर भी एक छोटा सा लिप निकल गया। बांसोस में भी आप देखते हैं छोटा सा निकल जाता है,
मकई में भी निकलता है, ये शुगर केन में भी निकलता है। तो ये ब्रांचिंग के बेस से जो लीफ निकलता है इसको लिग्यूल्स बोलते हैं। ये लिग्यूल्स है, ये लिग्यूल्स बोलता है। तो इसमें लिग्यूल्स भी पाया जाता है जो कि इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद जो है आपका ये तो हो गया रूट स्टेम और लीफ की बनावट। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें फ्लोरल कैरेक्टर। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर को देख लिया हम लोग ने, उसके बाद अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। तो फ्लोरल कैरेक्टर में आपका आ गया रूट स्टेम लीफ के बाद फ्लावर आ गया। तो फ्लावर में सबसे पहला जो फ्लोरल कैरेक्टर है वो है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कैसा है? स्पाइक है, स्पाइकलेट्स और पेनिकल है। यानी रेसिमोज, साइमोज, इनफ्लोरेसेंस हम लोग बात करते हैं। इसमें स्पाइक्स ऐसे सीधे चला जाएगा, फ्लावर जो है डेवलप करेगा। आप देखते हैं कि गेहूं में भी ऐसे चला जाता है सीधे। तो ये स्पाइक, स्पाइकलेट्स एंड पेनिकल इसमें जो है आपका फ्लावर इनफ्लोरेसेंस होता है। ये ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट है। ये आपको ये भी पता है ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट कि जब हम लोग देखते हैं कि ब्रैक्टियोट, ब्रैक्टियोलेट एंड पेरियंथ की बात करते हैं, तो ये पेरियंथ भी इसमें होता है। तो यानी जो फ्लावर है वो स्टॉक से जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है, डंठल नहीं उसमें होता है। जैसे अगर आप बात कीजिए इसमें ब्रैक्टियोलेट का अगर हम बात करें तो एक फ्लावर मान लीजिए यहां से निकला और ये ऐसे इसमें फ्लावर डेवलप कर गया। तो ये जब स्टॉक प्रेजेंट हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे ई ब्रैक्टियोलेट। लेकिन अगर एक फ्लावर मान लीजिए यहां से निकला और सीधे जो है यहीं से निकल गया तो इसमें कोई स्टॉक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये ब्रैक्टिएट हो गया, ब्रैक्टियोलेट हो गया, उसको ब्रैक्टियोलेट कहेंगे। तो ये ब्रैक्टियोलेट हो गया। इसमें सेसाइल है, हर्माफ्रोडाइट है, यूनिसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है और हाइपोगाइनस है। सेसाइल है कहने का मतलब कि एक दूसरे से सीधे खड़ा है आपका ये। और जाइगोमॉर्फिक एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो इसको समझते होंगे आप, अगर नहीं समझ रहे तो हम समझाते हैं आपको। इसको समझिए क्या है ये जाइगोमॉर्फिक का क्या, जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर एक सिंपल वे में आप समझिए। अगर इसको हम बांट दी, दो भाग में कट किए, तो दो बराबर बराबर भाग में अगर उसका फ्लावर बट गया तो वैसे फ्लावर को हम लोग जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो इसका जाइगोमॉर्फिक होता है। अगर दो भाग में नहीं बटा तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। तो ये जाइगोमॉर्फिक होता है। हर्माफ्रोडाइट भी है भाई। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल एंड फीमेल पार्ट जो है एक ही पर होता है। बहुत सारा एनिमल है हर्माफ्रोडाइट, हम लोग पढ़ते हैं। तो एनिमल में आपका अर्थवर्म, अर्थवर्म में मेल पार्ट भी उसी अर्थवर्म के ऊपर रहता है, फीमेल पार्ट भी उसी पर रहता है ना। तो वो मतलब उसमें आपका दोनों है, तो बाइसेक्सुअल हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया। लेकिन बहुत सारा प्लांट यूनिसेक्सुअल भी होता है, दे आर यूनिसेक्सुअल भी ऑल्सो। कुछ एग्जांपल भी इसके हैं। हाइपोगाइनस, ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है? हाइपोगाइनस का मतलब समझिए, देखिए इसको ओवरी, इंफीरियर, सुपीरियर आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो इसको समझ लीजिए। जैसे आप अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल पार्ट का, तो ये आपका हो गया ओवरी, ये यहां से ऐसे चला गया और ये ओवरी ऐसे सोलन पार्ट जो है आपका ओवरी आ गया। अब ये सोलन पार्ट जो ओवरी है, ओवरी दो होता है। एक हम लोग जब सामान्य तौर पर बात करते हैं इंफीरियर ओवरी, एक सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर का मतलब ऊपर। अगर ये ओवरी ऊपर है और स्टेमेन जो हमारा है, स्टेमेन अगर इसके नीचे से जुड़ा हुआ स्टेमेन, अगर स्टेमेन इसका नीचे से जुड़ा ओवरी के, ये नीचे से, और ब्रैक्टियोलेट भी आपका यहां पर स्टॉक देख रहे हैं, और ये पेडिसिल जो है आपका ये हो गया। तो पेडिसिल है, ये ब्रैक्टियोलेट है। ब्रैक्ट्स यानी कि कैलिक्स कोरोला, ये जो आपका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट नीचे है, और स्टेमेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ओवरी के नीचे से जुड़ा हुआ है और ओवरी इसके ऊपर है। तो वैसे ओवरी को हम लोग सुपीरियर ओवरी कहते हैं। तो ये ओवरी आपका सुपेरियर होगी, ये सुपेरियर है। और अगर स्टेमेन ऊपर जुड़ा गया और ओवरी नीचे आ गया और स्टेमेन ऊपर से जुड़ करके रह गया तो उसको इंफीरियर बोलेंगे। लेकिन हमारे केस में यहाँ मोनोकोट प्लांट में जो होता है, यानी जो हमारा पोएसी फैमिली में है, तो फ्लावर में के अंदर जो ओवरी रहता है वो सुपेरियर होता है, हाइपोगाइनस होता है। तो ये समझ गए आप बहुत सिंपल वे में। तो ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका है हाइपोगाइनस ओवरी जो है आपका, हाइपोगाइनस है, सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी है यानी स्टेमेंस एंड
स्टेमन जो मेल पार्ट है इज सिचुएटेड बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे से जुड़ा हुआ है, ओवरी ऊपर है, ऊपर की ओर है, इसलिए वो सुपेरियर है, समझ गए, हाइपोगाइनस है। पेरियंथ जो है रिड्यूस्ड पेरियंथ है। लोडिक्यूल्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में इसको याद रखिएगा, रिड्यूस्ड पेरियंथ होता है, यानी कैलिक्स कोरोला जो होता है वो एक दूसरे में डिस्टिंग्विश, व्हेन वी कैनॉट डिस्टिंग्विश कौन सा पार्ट कैलिक्स है कौन सा पार्ट कोरोला है। फ्लावर जो घास में या गेहूं में या जो आपका मकई का फूल जो खिलता है तो उसमें कैलिक्स कोरोला जो होता है, जो पार्ट जो होता है वो ज्यादातर क्लियरली अंतर हमको नहीं मिलता, उसी से अटैच्ड रहता है। तो जब कैलिक्स कोरोला अटैच्ड रहता है तो उसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, वो रिड्यूस्ड पेरियंथ है, बहुत छोटा होता है। लोडिकुल्स 2 या 3 होते हैं, जो उसके अंदर जो लोडिकुल्स बने होते हैं वो 2 या 3 होता है। जो लोडिकुल्स अभी हम लोग डायग्राम में देख लेंगे, ये आपका आ जाएगा डायग्राम, अभी इसका मिलेगा तो हम लोग इसको समझ लेंगे कहां पर है वो स्ट्रक्चर है। यहां पर जो है आपका इसको समझने का प्रयास, यहां पर आप देखिए ये है, ये गेहूं का प्लांट का फ्लावर है, देखिए स्पाइक और स्पाइकलेट है, इसमें ये स्टेम आप देख रहे हैं, ये लेमिना है, ये देखिए यहां से जा रहा है, ये लिप सीथ है, फ्लावरिंग ट्यूब है, ये तो फ्लोरल डायग्राम, इसको बाद में जिक्र करेंगे। यहां पर आप देखिए लोडिक्यूल है, 2 है इसमें, लोडिक्यूल्स जो होता है ये 2 है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये 2 लोडिक्यूल्स है, ये और एक यहां पर ये आ गया लोडिक्यूल्स, ये ओवरी है, ओवरी के नीचे लोडिक्यूल्स है, यानी पेरियंथ जो है वो नीचे कैलिक्स कोरोला। स्टेमन जो आप देख रहे हैं यहां देखिए, ये स्टेमन जो है ये स्टेमन यहां से ऐसे देखिए गया, ये स्टेमन 3 होगा 6 होगा, ये स्टेमन जो है वो ओवरी उसके ऊपर है और स्टेमन जो है आपका नीचे से यहां जुड़ा हुआ देखिए, और ये लोडिक्यूल्स 2 होगा, इसमें जो गुच्छा होगा जिसके अंदर ओव्यूल रहेगा, बस समझ गए, तो मोनोकार्पेलरी होगा, एक ओव्यूल होगा, बेसल प्लासेंटेशन होगा, वो भी आगे आगे हम लोग देख लेंगे, बेस से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये लोडिक्यूल्स इसमें 2 होंगे। पेरियंथ जो है आपका रिड्यूस्ड पेरियंथ है, कैलिक्स कोरोला कंप्लीटली डिस्टिंग्विश नहीं है, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट है, तो BRL आप फ्लोरल डायग्राम में लिखेंगे, इसमें जो है आपका, तो ये इसका फीचर है, आप समझ गए। ये इसमें अब आते हैं फ्लावर का जो मेन पार्ट है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेरियंथ रिड्यूस्ड है। एंड्रोसियम जैसा हमने आपको पहले भी बताया, अभी भी बोला कि स्टेमन 3 होगा, 3 स्टेमन वहां फिगर गेहूं में आप देखे भी थे, 3 स्टेमन वहां का जिक्र हो रहा था जो ओवरी के नीचे से जुड़ा हुआ था, तो इसमें स्टेमन आपका जो है वो 3 होगा, 6 भी हो सकता है, जैसे चावल के केस में, राइस में। पॉलीएंड्रस है, स्टेमन जो है आपका नॉट फ्यूज फ्री, यानी जो स्टेमन ऐसे जा रहा है, ऐसे स्टेमन जो है ये एक दूसरे में जुड़ा हुआ ऐसे नहीं है, ये फ्री है, तो पॉलीएंड्रस का मतलब हुआ स्टेमन आर फ्री। बात समझ गए आप। ये यहां जोड़ करके आप नहीं बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये इसको फ्यूज बनाएंगे। फ्यूज मतलब स्टेमन्स जो है आपका ये यहां अलग हुआ, ये स्टेमन्स अलग हुआ, फ्री होगा, अगर इधर भी है तो ये फ्री होगा, ये फ्री स्टेमन्स होता है, पॉलीएंड्रस है, नॉट फ्यूज, नॉट ज्वाइंटेड, नॉट एक दूसरे में जुड़ा हुआ नहीं है, पॉलीएंड्रस है। स्टेमन जो होता है वो फ्री होता है, एंड्रोसियम फ्री होता है। गाइनोसियम यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम लोग कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, तो गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी एक ही होगा, ओवरी। सुपेरियर ओवरी यहां पर छूट गया, सुपेरियर ओवरी होता है, यानी स्टेमेन्स जो होते हैं वो ओवरी के नीचे से जुड़े हुए रहेंगे, ओवरी ऊपर की ओर उठा हुआ रहेगा तो उसको सुपेरियर ओवरी कहेंगे, ऊपर रहेगा ओवरी और स्टेमन नीचे से जुड़ा हुआ रहेगा। अभी आएगा आपका वो डायग्राम में हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो है यूनिलोकुलर है, एक सिंगल ओव्यूल होता है, जैसा हमने आपको बताया सिंगल ओव्यूल होता है, और बासल प्लासेंटेशन है, ये बासल है, ये छिप गया है आपका यहां पर, ये बासल प्लासेंटेशन देखिए, ये बासल प्लासेंटेशन शो करता है, बेस से जुड़ा हुआ रहता है, जो ओव्यूल रहता है वो बेस में जुड़ा हुआ रहता है, बेसल प्लासेंटेशन शो करता है। और मोनोकार्पेलरी है, एक सिंगल होता है कार्पेल, और सुपीरियर ओवरी होता है, यूनिलोकुलर सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल, बाइलोकुलर नहीं है, सिंगल है। फ्रूट्स बेसल प्लासेंटेशन है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो कैरियोप्सिस होता है। कैरियोप्सिस क्या है, ये
आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है ये पोएसी फैमिली से पूछ दे कि इन विच फैमिली द क्रायोप्सिस फ्रूट्स आर प्रेजेंट। द क्रायोप्सिस फ्रूट का मतलब आप सिंपल समझिए भाई कि अगर आप एक फल को खाते हैं तो फल के अंदर का जो सीड कोट है और जो उसका बाहर का भित्ति, जो अंदर का भित्ति है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फ्यूज है, अलग अलग नहीं है, तो उसको हम लोग कैरियोप्सिस बोलते हैं। ये आप कैरियोप्सिस जो है आप नट्स में भी देखे होंगे, नट्स और बेरी भी पाया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि अंदर की भित्ति और बाहर की भित्ति एक दूसरे में जुड़ा हुआ रहता है, वो अलग अलग नहीं दिखता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीड कोट। बीज के अंदर का सीड का और ऊपर वाला खाने वाला भाग जो है वो एक दूसरे में फ्यूज रहता है, एक दूसरे में जुड़ा हुआ रहता है, उसी को कैरियोप्सिस हम लोग फ्रूट्स बोलते हैं। समटाइम्स बेरी और नट भी होता है, ड्राई है, सूखा है, डेहिसेंट फ्रूट्स। ग्रेन्स में एग्जाम्पल है कॉर्न है, राइस है, ओट है, और सीड इंडोस्पर्मिक है। तो ये तो था आपका फ्लोरल कैरेक्टर्स जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। डायग्राम में अगर कैरियोप्सिस है तो आप इसको समझ सकते हैं, देखते हैं, लेकिन आप वही फ्यूज पार्ट जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए यहां पर आइए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये अगर आप देख पा रहे हैं तो लेमिना है ये यहां पर देखिए, और पोएसी और ग्रैमिनी फैमिली ग्रास का यहां जिक्र है। तो ये डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि लोब्यूल्स जो है वो दो है, लोडिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं कि यहां है और एक यहां है। तो इस पर अभी जिक्र करते हैं। आपका नेक्स्ट जो है आपका ये फ्लोरल कैरेक्टर हो गया, इंडोस्पर्मिक हो गया। इसमें अब फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की बात हम लोग करते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग आपको जैसा बताया लिखना बहुत आसान है। अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो वो लिखना बहुत आसान है। हमने कहा बीआर होगा यानी ब्रैक्टिएट होगा, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट होगा, तो बीआर लगा दिया, इसमें बीआर और बीआरएल भी लगा दिया, ब्रैक्टियोलेट। ये परसेंटेज है, मतलब ये क्या है आपका जाइगोमॉर्फिक है। दो इक्वल पार्ट में फ्लावर जो है वो बढ़ जाएगा तो दे आर कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। ये आपका मेल और फीमेल दोनों हर्माफ्रोडाइट होता है, तो हर्माफ्रोडाइट दोनों एक ही पर होता है ज्यादातर केसेस में, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद पेरियंथ जो है, पेरियंथ इसमें लोडिक्यूल्स दो होते हैं इसलिए P2 लिखा, लोडिक्यूल्स दो है पेरियंथ, नीचे की ओर एक इधर एक उधर। उसके बाद जो है आपका एंड्रोसियम 3 होता है, 3 स्टेमेन बेसिकली इसमें 3 होते हैं, राइस के केस में 6 है, तो हम लोग तो 3 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर नहीं डालना है, 3 डालना है ऐसे। गाइनोसियम जो है आपका मोनोकार्पेलरी, तो जी के नीचे एक, जी के बगल में एक, और ये नीचे अंडरलाइन मतलब सुपीरियर ओवरी। समझ गए, बहुत आसान है, मतलब सुपीरियर ओवरी हुआ तो नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। ये परसेंटेज यानी आपका जैगोमॉर्फिक, ये जैगोमॉर्फिक है। आप एक एक करके हम आपको बताते हैं, यहां समझिए, बहुत आसान है। बीआर लिखे आप, डॉट दिए, बीआरएल लिखे आप, ब्रैक्टियोलेट लिखे। इसके बाद आपने लिखा परसेंटेज, इसका मतलब है ये जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है अगर फ्लावर को आप दो भाग में बांटते हैं तो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा तो वो जाइगोमॉर्फिक कहलाता है। अगर नहीं बटेगा तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, लेकिन इसका जाइगोमॉर्फिक है। तो यह परसेंटेज बीआर बीआरएल परसेंटेज लिखे आप। उसके बाद जो है आपका ये मेल और फीमेल एक ही पर होता है तो हर्माफ्रोडाइट। उसके बाद पेरियंथ आपका 2 है, पेरियंथ 2। लोडिक्यूल्स आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 2 लोडिक्यूल्स होता है, जो लोडिक्यूल्स आर 2 इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पोएसी फैमिली, ग्रैमिनी फैमिली। उसके बाद आपका एंड्रोसियम 3 है, एंड्रोसियम 3 है, गाइनोसियम 1 है, और ओवरी सुपीरियर है, इसलिए नीचे अंडरलाइन कर दी। तो ये था आपका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। अब फ्लोरल डायग्राम को आप देख लीजिए। फ्लोरल डायग्राम भी यहाँ डायग्राम आपको बना देना है अपने हाथ से। आप बनाएंगे डायग्राम तो परीक्षा में बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम कुछ इस तरह का है, आप देख लीजिए। यहां पर ये फ्लोरल डायग्राम आप देख रहे हैं, लोडिक्यूल्स जो 2 है ये आपका, इसमें
स्टेमन 3 देखिए दिखलाया गया। स्टेमन आपका जो है यहां पर 3 है, ये देखिए, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। लोडिक्यूल्स आपका 2 यहां दिख रहा है, ये मोनो बेसल प्लांटेशन है ये आपका। और इसमें इसके बाद जो है आपका फ्लोरल डायग्राम आप समझ गए। नेक्स्ट है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इस फैमिली का जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये फैमिली जो है इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें, जैसे हम लोग तो वो देख लिया, आप अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा कि सर तो बहुत जल्दी से निकल गए भाई। तो जल्दी से तो नहीं निकले हैं, आप देख लीजिए, ये फ्लोरल डायग्राम है। अगर आप को बनाना पड़ेगा भाई स्ट्रक्चर, तो फ्लोरल फॉर्मूला के आधार पर आपका बनता है फ्लोरल डायग्राम। तो जो फ्लोरल फॉर्मूला बतलाता है वही फ्लोरल डायग्राम है। जो आप केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे उसी को आप व्यक्त करेंगे फिर इक्वेशन के रूप में। हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं तो फ्लोरल फॉर्मूला, और हमारा यहाँ बॉटनी में फ्लोरल डायग्राम मिलता है। तो जो आपका फ्लोरल फॉर्मूला डिनोट करता है उसी को डायग्रामेटिकली हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा आपको पहले भी बताया गया कि भाई ये ब्रैक और ब्रैक्टियोलेट है, उसके बाद ये जाइगोमॉर्फिक है। तो हमने यहां पर पहले लिख दिया ये फ्लोरल, इसके आधार पर ये चल रहा है कि ये आप बीआर लिखे, बीआरएल आप लिखे, उसके बाद आप लिखे इसको जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद पेरियंथ की बारी आई तो पेरियंथ आपने लिखा 2, ब्रैकेट में लिख दिया लोडिक्यूल्स, क्योंकि ये लोडिक्यूल्स इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहां पर देखिए ये लोडिक्यूल्स जो है आपको 2 ये बनाए गए, लोडिक्यूल्स 2 आपको दोनों साइड में बनाना है। ये स्टेमन जो है, अब इसके बाद बारी आ गई एंड्रोसियम की, ये 3 है। तो ये एंड्रोसियम आपको एक यहां जो ये ऐसे बनाया गया है कि आप ये इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से इसलिए बना रहे भाई, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होता है, अंदर में पोलन ग्रेन्स रहेगा, पोलेंस रहेगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो ये 3 बन गया, एंड्रोसियम आपका 3 हो गया। गाइनोसियम 1 है, मोनोकार्पेलरी है एक, यहां ओवरी आप देख रहे हैं, ये 1 हो गया। और ये सुपीरियर है तो ये अंडरलाइन हो गया, सुपीरियर है जी, जो गाइनोसियम जो है आपका। और ये बेसल प्लास्टेशन शो करता है मोनोकार्पेलरी, तो ये यहां पर अंदर में आप बना दिए, दोनों उससे अटैच्ड है, बेस से अटैच्ड है, बेस यहां अटैच्ड है तो आप अटैच्ड बनाए। उसके बाद जो है आपका यहां ये जो आप बनाए हैं ये देखिए ये फ्री है, यानी स्टेमेन्स आर फ्री फ्यूज नहीं है एक दूसरे में, आपका ये सटा हुआ नहीं है, ये अलग बना है। तो ये आपका लोडिक्यूल्स के लिए आप ये स्ट्रक्चर बनाए। तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक को देख लिए, फ्लोरल डायग्राम है, एंड्रोसियम 3 है, गाइनोसियम 1 होगा, मोनोकार्पेलरी है और ओवरी सुपेरियर है। तो ये फ्लोरल डायग्राम था। होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। फ्लोरल फॉर्मूला भी आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। बीआर, बीआरएल, जाइगोमॉर्फिक, उसके बाद आप बना दीजिए। एक चीज यहां हम लोग और छूट गया था, ये आपका मेल फीमेल दोनों है तो हर्माफ्रोडाइट भी बनेगा ना, सॉरी, यहां पर बीआर, बीआरएल, ये उसके बाद आपका ये जाइगोमॉर्फिक, फिर ये मेल फीमेल हर्माफ्रोडाइट होता है। उसके बाद P2 आएगा, पेरियंथ, लोडिक्यूल्स इसमें लिखेंगे, लोडिक्यूल्स। उसके बाद एंड्रोसियम आपका 3 हो गया, गाइनोसियम 1 और ये ओवरी सुपेरियर। आपको तो याद हो गया होगा। तो आपको तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो आप आसानी से पोएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम भी लिख सकते हैं बहुत सिंपल वे में, इजी वे में। ब्रैक्टियोलेट, उसके बाद जाइगोमॉर्फिक आप लिखिए, जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद हर्माफ्रोडाइट लिखिए, हर्माफ्रोडाइट का स्ट्रक्चर आप बनाइए। ये हम बहुत बार बार लिख रहे हैं, बीआर आपको याद करवा कर छोड़ेंगे, बीआर, बीआरएल। उसके बाद जो है आपका ये आ गया जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक के बाद लिखिए हर्माफ्रोडाइट, मेल ये और ये फीमेल। उसके बाद आपके यहाँ पेरियंथ आ गया P2,
लोडिक्यूल्स यहां आप लिख दीजिए, लोडिक्यूल्स। उसके बाद एंड्रोसियम लिख दीजिए, 3 फ्री है एंड्रोसियम। और गाइनोसियम आपका हो गया 1 और ओवरी सुपीरियर। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फैमिली पोएसी, that is called Gramineae, that is called monocot family। धान गेहूं चावल की फैमिली, अनाज की फैमिली, सीरियल्स। तो होप आप ये समझ गए होंगे, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली, यानी इस फैमिली का इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग ने एपोसाइनेसी फैमिली को भी देखा था, जिसमें बहुत सारी दवाइयां बनती थी, बहुत सारे ड्रग्स के रूप में, उसकी मेडिसिन के रूप में उसका इस्तेमाल था। यहां पर जो भी फैमिली का इंपॉर्टेंस है, ये मेडिसिन में तो इस्तेमाल नहीं है, लेकिन खाने पीने की बहुत सारी चीजें जो है इससे बनती है, इस फैमिली में बिलोंग करती है। चीनी भी इससे मिलेगा और लाठी मार करने के लिए बांस भी इसी में मिलेगा, बम्बू भी मिलेगा, और जानवर को खिलाने वाला घास और चारा की फसलें भी इसी फैमिली में मिलेगी। तो ये फैमिली बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो आते हैं हम लोग इसको देखते हैं, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। आइए देखिए, ये डायग्राम है। आप शायद बहुत सारी चीजों को आप जानते भी नहीं होंगे, नाम भी शायद सुने नहीं होंगे, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत देश में ये सारी फसलें उगाई जाती है। जौ का भी उत्पादन होता है, बाजरे का भी उत्पादन होता है। बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है। बाजरा पहले मोटे अनाज के रूप में आता था, किसान उसको पहले उपजाता था, कम पानी में, कम लागत में आसानी से उपज हो जाती थी, तो बाजरा पहले उपजता था। अभी भी बहुत सारे जगहों में ये उपजाया जाता है। तो ज्वार है, बाजरा है, आपका मकई है, आपका गेहूं है, धान है, ये सारी फसलें जो है इस फैमिली में उगाई जाती है, इस फैमिली में पाई जाती है, जिससे हमको अनाज के रूप में प्राप्त होता है। अन्न देवता किसान जो है इसको उत्पादित करता है। तो ये ग्रामीणी फैमिली, पोएसी फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो पहला है वो है अनाज, यानी सीरियल्स। तो सबसे पहले इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने आपको जैसे बताया, ये सीरियल्स है, ये अनाज के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। अन्नदाता किसान जो है वो अनाज के रूप में इसका उत्पादन करता है। समझ गए। सबसे पहले तो ज्यादातर भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में नॉर्मन बोरलाग ने विश्व में लाया। आप जानते हैं हरित क्रांति के जन्मदाता भारत में एम एस स्वामीनाथन थे। उनके नेतृत्व में भारत ने कृषि के उत्पादन में आशातीत सफलता प्राप्त की। बेसिकली गेहूं के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया, और वही गेहूं हमारे इस फैमिली में बिलोंग करता है। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है, जीनस और स्पीसीज नेम है, जिसको व्हीट बोलते हैं। इसकी रोटी बनाई जाती है, हम लोग अनाज के रूप में गेहूं को उत्पादित करते हैं, खाते हैं। तो व्हीट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट फैमिली, ग्रामीणी फैमिली, दैट इज कॉल्ड पोएसी फैमिली। समझ गए। ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सटाइवा बहुत सामान्य नाम है, राइस है, ये चावल है। जीमेज, जीमेज मक्का, मकई, मकई 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 मक्का। और होर्डियम भलगेरी है, जौ, जौ, जौ जो हम लोग जिसको बोलते हैं, होर्डियम भलगेरी, जौ। बार्ली भी आप बोलते हैं उसको, हम लोग यूज करते हैं हॉर्लिक्स, तो ज्यादातर उसमें वही रहता है, जौ। पूजा पाठ में भी बहुत अनाज के रूप में जौ का इस्तेमाल होता है। मोटा अनाज है जौ, गेहूं का ही एक वैरायटी के रूप में उसको हम लोग जौ बोलते हैं, जौ का भी आटा बनता है। तो ये ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सटाइवा, जीमेज, मेज, होर्डियम भलगेरी, जौ हो गया। उसके बाद स्केलिस सीरियल्स, राई है, राई देखिए यहाँ पर गेहूं का, चावल का, जौ का, ये देखिए जौ इस तरह से रहता है, ये इसका है। ये राई है, राई, राई का भी फसल का उत्पादन होता है, इसमें है, ये डायग्राम में आप समझिए। उसके बाद जो है आपका
बहुत सारा प्लांट जो है अनाज के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जई एवेना सटिवा भी इसी में आता है। पशुओं का भोजन है, पशुओं को चारा के रूप में हम लोग ओट जई खिलाते हैं, जिसको उत्पादित किया जाता है और पशु लोग को चारा के रूप में अक्सर हमारे यहाँ भारत में इस्तेमाल होता है। तो पशुओं का भोजन एवेना सटाइवा भी इसी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। वो ये आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सीरियल्स अनाज है। कुछ माइनर सीरियल्स भी पाए जाते हैं, जैसे हमने बोला कि मोटे अनाज के रूप में मिलेट्स जो है, उसमें सोरगम, बेलगरी, ज्वार, बाजरा, पेनिसेटम, टाइफोइडियस जो है वो बाजरा है, टाइफोइडियस, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए माइनर सीरियल्स के रूप में, मिलेट्स के रूप में। तो मिलेट्स, ज्वार, बाजरा भी इसी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। उसके बाद जो है आपका माइनर सीरियल्स में ये आ गया, शुगर केन भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसा हमने बताया कि चीनी भी इसी से प्राप्त होगा। अगर घर में चीनी नहीं रहे तो बहुत सारा सामान आपको खाने का नहीं बन पाएगा, खीर नहीं बना पाइएगा, हलवा नहीं बना पाइएगा, रसगुल्ले, मीठे सब चीज नहीं खा पाइएगा, और चाय जो रोज लोग पीते हैं वो चाय भी नहीं बन पाएगा चीनी के बिना। तो शुगर केन का जो प्लांट है जिससे हम लोग शुगर प्राप्त करते हैं, वो गन्ना भी इसी फैमिली में बिलोंग करता है, जो आपका फैमिली है पोएसी यानी ग्रामिनी। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में शुगर वी गेट सैकरम ऑफिसिनेरम। सैकरम ऑफिसिनेरम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन। तो ये शुगर केन प्लांट जो है हमारा, ये बिलोंग करता है इसी पोएसी फैमिली में। ये ज्वार बाजरा भी है, एवेना सटाइवा, सेल्सेरियस, हॉर्डियम वल्गैरी। उसके बाद बैम्बूसा है, बैम्बूसा बम्बू प्लांट जो भी होता है, जो आपको ये बैम्बूसा बम्बू प्लांट भी इसी फैमिली में बिलोंग करता है, बांस का जो पौधा है। उसके बाद ऑयल है, ऑयल यानी किम्पोगोन सिट्रेटस यानी लेमन ग्रास, घास से हम लोग लेमन ग्रास के रूप में भी तेल निकालते हैं, ऑयल प्राप्त करते हैं। तो ये भी इसी फैमिली में बिलोंग करता है। तो ये बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस भी इस फैमिली का है, जिसको आपने आसानी से ये समझ गए होंगे, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इकोनॉमिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो फैमिली है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर जो है ये आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट फीचर हैशटैग जो हम आपको छोड़ के जाते हैं कि हर फैमिली में, जैसे अगर आपको याद होगा एपोसाइनेसी फैमिली का, तो मिल्की व्हाइट जो है वो उससे रस निकलता था, दूध निकलता था, जो मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज होता था, वो उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। जो पॉइंट टू बी नोटेड था वो हम लोगों ने वहां पर देखा था। यहां पर भी हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसको आप अपने पास हमेशा नोट डाउन करेंगे कि ग्रामीण फैमिली जो मोनोकॉट फैमिली है, पोएसी फैमिली में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसके आधार पर इसको डिस्टिंग्विश किया गया है, जिसके आधार पर इसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है, उसमें आपका क्या है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पेरियंथ। ये याद रखिएगा, पेरियंथ यानी पी इसमें दो है। रिड्यूस्ड पेरियंथ है, स्टॉक से जो जुड़ा हुआ आपका ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल है, ये स्टॉक से डायरेक्ट फ्लावर जुड़ गया है। दूसरी बात जो है इसमें कि पेरियंथ रिड्यूस्ड है, यानी कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंग्विश नहीं है वो, और लोडिक्यूल्स जो इसमें होते हैं वो दो होते हैं। तो ये लोडिक्यूल्स जो है इसमें पेरियंथ 2, लोडिक्यूल्स 2 है। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और एक और हम लोगों ने देखा था कि क्रायोप्सिस जो है इसमें फ्रूट पाया जाता है, जो भी इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमने आपको बताया था कि अंदर और बाहर वाला जो उसका भित्ति है वो फ्यूज नहीं रहता है। फ्यूज मतलब वो दूसरे में जुड़ा हुआ रहता है, फ्री नहीं रहता है। तो ये क्रायोप्सिस फ्लावर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बताया था, ये भी इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। क्रायोप्सिस जो होगा फ्रूट्स, ये इन विच फैमिली द फ्रूट्स आर क्रायोप्सिस, यानी फ्यूज तरह का होता है, यानी जो स्टेम का जो सीड का जो पार्ट है वो फ्रूट के हिस्से से लगा हुआ रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। तो उसको हम लोग क्रायोप्सिस फ्लावर बोलते हैं।
फ्रूट बोलते हैं क्राइप्सिस, ये और नट और बेरी भी होता है। क्राइप्सिस इसका दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में पेरियंथ आर टू, लॉडिक्यूल्स दो होते हैं, पेरियंथ दो है, लॉडिक्यूल्स दो है, और इसमें क्राइप्सिस जो है वो फ्रूट पाया जाता है। सो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली पोएसी और मोनोकॉट फैमिली और ग्रैमिनी फैमिली। तो होप आपको ये समझ में बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर कट आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको समझने में नहीं होगी, चाहे वो फ्लोरल फॉर्मूला हो, फ्लोरल डायग्राम हो, चाहे उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर हो, चाहे वो फ्लोरल कैरेक्टर हो। यानी वेजिटेटिव पार्ट में भी हम लोग देखा कि ये एनुअल है, बाइएनुअल है, ये पेरेनियल है, एक वर्षीय भी है, द्विवर्षीय भी है, बहुवार्षिक भी होता है, और ये उडी है। और स्टेम अगर आप बात करें तो हर्बेसियस है, हर्बेसियस है इसमें, उसमें हॉलो भी है, सिलिंड्रिकल है, और तना इसका इरेक्ट रहता है, स्टेम इरेक्ट रहता है। और इन केस ऑफ द अगर आप शुगर केन और मेज की बात करें तो सीधा रहता है, सामान्य तौर पर इरेक्ट होता है। तो ये स्टेम की बात थी। लिप्स जो है इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। लिप्स जो होता है अल्टरनेट होता है, एक के बाद एक पत्ती आती है, और इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसका होता है। लिप्स में भी आप लोगों ने देखा। और स्पाइक, स्पाइकलेट पेनिकल है, ब्रैक्टेड, ब्रैक्यूलेट, सेसाइल, हार्माफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस ओवरी सुपेरियर है, पोलिएंड्रस है। आपका एंड्रोसियम जो होता है वो नॉट फ्यूज है, फ्री होता है, अलग अलग स्टेमेन होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है हम लोगों ने देखा और आपको बताया, आप समझ भी गए होंगे। नोट डाउन भी कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए बहुत सिंपल वे में, और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, लिख दीजिए, आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। और याद रखिए कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, उसको पूरा समझिए, पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए। और इस तरह से बॉटनी माइनर का जो विनोबा यूनिवर्सिटी का जो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप एक और वीडियो में हम लाएंगे बहुत जल्द, जिसको आप बेसब्री से देखते रहिए, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन लाएंगे जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसका कलेक्शन हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप उसके लिए आप एग्जाम का आपका अच्छी तरह से तैयारी हो सके, उसमें एमसीक्यू को भी शामिल करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, एक एक को बताएंगे। इसलिए आप जुड़िएगा और आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।